गुड मॉर्निंग भाई साहब सभी को। कैसे हैं आप लोग? देखिए, कल संडे था और संडे को हमने आप सभी के लिए कुछ स्पेशल चीजें, कुछ स्पेशल क्लास यूट्यूब पे भी हुए और बाकी जगह भी आप देखें। आज के इस सेशन में हम आपको यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अगर सैटरडे की क्लास याद करिए तो सैटरडे को हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के तीन भाग, नेफ्रॉन के जो भाग होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर मुझे बाद में याद आया कि कुछ और भी चीजें यहाँ पढ़ानी चाहिए थी। मैं वो बात बता दूं। सबसे पहले अगर नेफ्रॉन के कुछ भाग की बात करूं तो नेफ्रॉन में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कौन कौन से भाग आते हैं, कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो नेफ्रॉन का एक पार्ट आता है जिसको हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बोमेन कैप्सूल। सभी को याद आ रहा है ना? एक ग्लोमेरुलस है। क्या होता है इसके बारे में एक एक लाइन बताना जरूरी है, ठीक है ना? पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप, पीसीटी, हेनले लूप और एक आपका है कलेक्टिंग डक्ट। तो आइए शुरुआत करने से पहले आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने कुछ क्लास में शुरू किया नहीं है। मैंने आपको बताया कि सैटरडे को हम लोगों ने यहां तक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एक किडनी के अंदर बाहर कार्टेक्स, अंदर मेडुला होता है। कार्टेक्स और मेडुला को बांट कर, गुड़िया रानी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बड़ा लिखिए। अच्छा, अब कितना बड़ा लिखिए? अच्छा, ये फिगर देखिए, वहां से लेकर यहां तक है। अब बताइए कहां बड़ा लिखेंगे? ठीक है, अगर नहीं दिख पा रहा है तो कोशिश हमारी होगी। बाकी लोगों को भी क्या दिखाई नहीं देता है क्या? ऐसा पहले तो इससे छोटे हम लिखते थे तो बच्चों को काम हो जाता था। अब जब और बड़ा किए तो और बड़े की डिमांड आने लगी। ठीक है, तो चलिए यहां तक की बात अगर हम आपसे करें तो जो बोमेन संपुट है, बोमेन कैप्सूल जो है, ये बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल में क्या होता है भाई? आपसे कोई पूछे, हाँ, बोमेन संपुट जो होता है इसका क्या काम है? तो आप जानते हैं कप जैसी संरचना है। इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की घटना होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है निस्यंदन की घटना होती है। निस्यंदन का मतलब छनना, ब्लड छनने की। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, कप लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो भी ब्लड है इसी में आके छन जाता है। ठीक है, ब्लड आके इसी में क्या हो जाता है? छन जाता है। अब क्या हुआ? साउंड नहीं आ रहा है क्या यार? एक बात बताओ, साउंड नहीं आ रहा है क्या? एक लोगों का मैसेज आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। ग्लोमेरुलस। अच्छा, अगर ग्लोमेरुलस की बात करें तो ग्लोमेरुलस में देखिए, ग्लोमेरुलस ये वाला भाग है। ये जो भाग अफरेंट आर्ट्रियोल, इसको इफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट मतलब जाने वाला, अफरेंट का मतलब आने वाला। अफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक ना? जाने वाला और आने वाला दोनों से जुड़ी हुई। मतलब ये ग्लोमेरुलस जो है इस कप जैसी संरचना के द्वारा बनाया हुआ स्ट्रक्चर है जहां पे अफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल आते हैं, जुड़े होते हैं
वहीं पर ब्लड छनने की घटना हो रही होती है। पीसीटी का फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जिसके बारे में आप यहां से पढ़ लीजिएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बोमेन कैप्सूल के पास होता है, बोमेन कैप्सूल के समीप होगा। तो ये बोमेन कैप्सूल के समीप होगा। हेनले लूप क्या होगा? ये यू आकार की संरचना है, ये यू आकार की संरचना है। और कलेक्टिंग डक्ट, अच्छा एक बीच में बच गया, पीसीटी के हेनले लूप के बाद आता है डीसीटी। बोमेन कैप्सूल से दूर होता है, कलेक्टिंग डक्ट के पास की संरचना है ये। इन सभी जगह पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। और कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है? नेफ्रॉन से यूरिन एकत्रित होता है। सारे नेफ्रॉन से क्या कलेक्ट होता है? यूरिन कलेक्ट होता है। तो इसके बारे में हमने एक थोड़ा आइडिया देना चाहा कि हेनले लूप एक यू आकार की संरचना है, पीसीटी बोमेन कैप्सूल के पास, डीसीटी बोमेन कैप्सूल से दूर लेकिन कलेक्टिंग डक्ट से पास। बस यही संरचना है। यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है यूरिन में। यहाँ पे कौन सी घटना होती है? रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, ओके। अब आइए चलते हैं आगे। यहां पर क्या है, एक बात और करनी थी कि हाँ, ये संग्राहक वाहिनी हम कलेक्टिंग डक्ट को कहते हैं। तो ये कलेक्टिंग डक्ट की हिंदी क्या होगी? संग्राहक वाहिनी। कलेक्टिंग डक्ट जहां जहां लिखा है वहां पे आप संग्राहक डक्ट बोल सकते हैं। संग्राहक वाहिनी एक सीधी नली होती है जिसमें बहुत सारी नेफ्रॉन की नलिकाएं आकर खुलती हैं, और ये जो लिक्विड होता है उसको ये किडनी के पेल्विस में ले जाती हैं। तभी कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्राहक वाहिनियां पेल्विस में खुलती हैं और आगे चलकर यूरेटर बनाती है, मूत्रवाहिनी बनाती है, जो आगे चलकर यूरिनरी ब्लैडर में खुल जाती है। कहने का क्या मतलब है? कहने का यह मतलब है कि जो भी नेफ्रॉन की संरचना है वो जाकर पीसीटी डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाती है। और जो कलेक्टिंग डक्ट है वो एक स्ट्रेट संरचना है जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन आकर, ट्यूब्यूल्स आकर, नेफ्रॉन आकर ओपन होते हैं। बस ये संरचना बता रहे, यहां से क्वेश्चन बनता नहीं है। हाँ, ये सारे कलेक्टिंग डक्ट रेनल पेल्विस में होते हैं, जो हाँ कलेक्टिंग डक्ट से क्या करते हैं, सारे के सारे जो यूरिन होता है उसको कलेक्ट करते हैं और आगे ले जाकर यूरेटर में ओपन करते हैं, और यूरेटर आगे ले जाकर यूरिनरी ब्लैडर बना देता है। कौन सा ब्लैडर बना देता है? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि कलेक्टिंग डक्ट आगे जाकर यूरेटर बनाता है, और वही यूरेटर जाके क्या करता है? वही यूरेटर जाके ओपन होता है कहां पे? यूरिनरी ब्लैडर में। एक सवाल हर्ष जी का आ रहा है, केशिका गुच्छ किसे कहते हैं? केशिका का मतलब होता है जो पतली पतली रक्त वाहिनियां होती हैं, एक दूसरे से, जैसे उंगली लाइक संरचना है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बस ऐसी ही संरचना होगी। ब्लड इसमें जब आएगा तो बहुत पतली भित्ति होगी, ये कुछ चीजों को बाहर निकाल पाएगा, बाहर से ले पाएगा। ठीक है, नेफ्रॉन की क्रिया विधि। किडनी के भीतर नेफ्रॉन दो कार्य संपन्न करता है। एक रुधिर से सभी उत्सर्जी पदार्थ को हटाता है, और दूसरा रुधिर में आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखता है। अब यहां पर देखिएगा नेफ्रॉन का जो काम है वो क्या काम है। ठीक है, और ये नेफ्रॉन को अपना कार्य कितने चरण में करना होता है? दो चरण में। पहला है अल्ट्राफिल्ट्रेशन और दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन। पहला है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, ओके, चलिए।
तो क्लियर याद रखिएगा, नेफ्रॉन के दो कार्य होते हैं, रुधिर से सभी उत्सर्जी पदार्थ को हटाना और दूसरा है रुधिर में आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखना। नेफ्रॉन अपना सारा कार्य दो चरण में करता है। एक को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। देखिएगा, दो स्टेप होते हैं नेफ्रॉन के कार्य में, एक फिल्ट्रेशन और दूसरा रीएब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन बोमेन कैप्सूल में होगा, पीसीटी डीसीटी हेनले लूप में रीएब्जॉर्प्शन होगा। कह रहा है कि नेफ्रॉन के पास, नेफ्रॉन दो कार्य करता है। पहला काम क्या करता है कि जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, हानिकारक पदार्थ है, ब्लड में है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसको क्या करता है, हाँ निस्यंदन बताते हैं भाई, घबराओ नहीं। अब आया है ना फिल्ट्रेशन या निस्यंदन, जो भी हानिकारक पदार्थ है उसको बाहर करता है और क्या करता है, जो आवश्यक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है उनको ब्लड में क्या करता है, बनाए रखना है। क्या पूछ रहे थे, निस्यंदन कौन पूछ रहा था, आ गया, पढ़ लो। निस्यंदन की क्रिया केशिका गुच्छ में संपन्न होती है। केशिका गुच्छ एक छन्नी की तरह होती है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा एक फिगर के माध्यम से समझा देते हैं। ग्लोमेरुलस आपने देखा होगा, ये ग्लोमेरुलस की संरचना आपने देखी होगी, ऐसी संरचना होती है ग्लोमेरुलस की। और ये कौन सी संरचना होती है, मैं थोड़ा जूम करके बना दिया, ये पीसीटी है। इसको हम क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। बोलिए क्या बोलेंगे, बोमेन कैप्सूल, बोमेन संपुट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट। अब बोमेन संपुट यहां पर आप देखेंगे तो एक ब्लड वेसल्स आता है और दूसरा ब्लड वेसल्स जा रहा होता है। तो जो ब्लड वेसल्स आ रही होती है उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है और जो जा रही होती है उसकी चौड़ाई कम होती है। अब यहां पर मेरा कहने का मतलब है कि छोटी छोटी आपके पास यहाँ पे ब्लड वाहिनियां हैं। ये जो ब्लड आया यहाँ पे, ये जो भी ब्लड आया ना यहाँ पे, वो सारे के सारे ब्लड जो है यहाँ पे छोटी छोटी वाहिनी से जुड़ गए। ये पतली पतली वाहिनी है, ठीक है। अब इसी को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब यहां पर एक कोशिका पाई जाती है जिसको हम पोडोसाइट कोशिका कहते हैं, पोडोसाइट सेल कहते हैं। अब ये पोडोसाइट सेल जो होती है पारगम में होती है, इससे चीजें छन के आ जाती हैं। तो यहीं पर इसी घटना को यहां पर क्या होता है, चीजें छन के आती हैं। जैसे जल छनता है, पानी छन के आ गया, जैसे पोटेशियम आयन छना, सोडियम आयन छना, क्लोराइड छना, यूरिया आया, यूरिया के अलावा ग्लूकोज भी छन के आ गया। कई बार देखा गया अमीनो एसिड भी छन जाता है। ये सारी चीजें छन के यहां पर आ गई। इसी में से यूरिया और जल को अब थोड़ा बहुत लवण को रखना है, बाकी सारी चीजों का पुनः अवशोषण कर देना है। सर नो साउंड, आवाज नहीं आ रही है यार, क्या आवाज नहीं आ रही है? पीसीटी का फुल फॉर्म देख लीजिए, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डीसीटी का डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, यहां पर हमने कहा था कि यहां पर दिया हुआ है, यहां से लिख लीजिएगा। फिर भी सवाल आपने पूछा तो हम बता दिए, ये कहानी पूरी है। ठीक है, ओके, कोई डाउट तो नहीं यहां पे? हाँ, यहां पे क्या है, अफरेंट आर्टरियोल, अफरेंट आर्टरियोल, ये अफरेंट आर्टरियोल है। और जो ब्लड जा रहा है उसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल, आना और जाना।
ठीक ना, एक आने वाली है और एक जाने वाली है। तो जब ब्लड ज्यादा आएगा और कम जाएगा तो बीच में ब्लड प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा तो यहीं पर जो घटना घटती है, इसी घटना को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है छनना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को कहते हैं निस्यंदन। और निस्यंदन की घटना में कौन कौन भाग ले रहा है? बोमेन कैप्सूल और साथ में यहां पर ग्लोमेरुलस। कौन कौन भाग ले रहा है? बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस भाग ले रहा है। तो भैया क्लियर, समझ में आ गया? क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? ब्लड आया, ब्लड गया, बीच में ब्लड प्रेशर क्रिएट हुआ, छन के चीजें आ गई। अब यूरिन में क्या होगा आप खुद सोच रहे हैं। तो यहां पर जैसे पानी है, पानी ज्यादा हो गया, कुछ सोडियम यहां पर अवशोषित हो जाएंगे, कुछ पोटेशियम अवशोषित हो जाएंगे। ग्लूकोज इतना मेहनत से डाइजेशन किया था, ग्लूकोज को अवशोषित कर लिया जाएगा, अमीनो एसिड को अवशोषित कर लिया जाएगा मेरे भाई, इन सभी का अवशोषण हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। इस वाले घटना को हम क्या कहेंगे? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया पुनः अवशोषण। छनने के बाद बहुत सारी चीजें पुनः अवशोषित हो जाती है। 180 लीटर छनता है, 1.5 लीटर यूरिन जाता है। 180 लीटर छनता है, 1.5 लीटर यूरिन रहता है, बाकी सब पुनः अवशोषित हो जाता है, पुनः अवशोषित हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा। निस्यंदन की क्रिया को केशिका गुच्छ का मतलब जो आर्ट्रियोल आपकी आई थी में संपन्न होती है, और यहीं पर छननी की तरह जो गुच्छ है वो कार्य करता है। प्रत्येक 1 मिनट में रक्त का 1 लीटर रक्त का 1 लीटर जिसमें 500 मिलीलीटर प्लाज्मा होता है, केशिका गुच्छ से होकर आगे बहता है, और इसका लगभग 10% भाग छनता है। तो 1 लीटर का 10% भाग यहां पर छनता है। दूसरा, रुधिर प्लाज्मा से जल, ग्लूकोज, खनिज लवण आदि छान लिए जाते हैं। रुधिर कोशिकाएं प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छन पाती हैं। रुधिर कोशिकाएं और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छन पाती हैं, रुधिर में ही रह जाती हैं। यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन वहीं रह जाएगा, बाकी सारी चीजें किडनी में छन जाएगी। यही किडनी के खराब हो जाने पर हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ शरीर में घूमते रहते और उसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। किडनी के खराब हो जाने पर डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है। क्या प्रक्रिया की जाती है? डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पर देखिएगा, छना हुआ रुधिर। अब इंग्लिश वाले थोड़ा देख लें। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज एकम्प्लिश्ड इन द सेल क्लस्टर। जो भी आप देख रहे थे ना, सेल क्लस्टर, हाँ, फिल्ट्रेशन इज एकम्प्लिश्ड इन द सेल क्लस्टर। द सेल क्लस्टर इज लाइक अ सीव। एक तरह से छननी की तरह काम करता है, ठीक ना। दूसरी बात, एवरी मिनट अबाउट 1 लीटर ऑफ ब्लड, एवरी मिनट अबाउट 1 लीटर ऑफ ब्लड कंटेनिंग 500 ml ऑफ प्लाज्मा। कह रहा है अब मैंने आपको कमेंट सेक्शन में जो बातें आप लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये सारी बातें देखकर मैंने क्लास पढ़ाई जाए या इसी संबंध में आपकी समस्याओं का ही निराकरण हो? आधे घंटे हो चुके हैं और अभी तक क्लास स्टार्ट हुई नहीं हुई। 8 बजे क्लास होती है, क्लियर है ना? 8 बजे स्टार्ट होती है। इससे बेहतर अब क्या करें, हम टेलीग्राम पे ही बता दिया करें क्या कि भैया अब क्लास शुरू होने वाली है, आ जाइए, यही कर दिया करें। हाँ, पागल वाली स्थिति बना के रखते। माने इतने पढ़े लिखे लोग जिनका बौद्धिक लेवल सबसे ज्यादा अच्छा होता है, माना जाता है कि जिनका बौद्धिक लेवल सबसे स्ट्रांग है, उनके साथ ये चीजें देखने को मिलती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। ये गलतियां दूसरे लोग करें तो चलता है, आप लोगों से ये थोड़े ये उम्मीद की जाएगी। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन की बात हमने कर ली।
एवरी मिनट 10% ऑफ ब्लड जो है फिल्टर होता है। किसका? 1 लीटर का। 1 लीटर का 10% फिल्टर होता है। अब इसमें वाटर होगा, ग्लूकोज होगा, मिनरल होंगे, मिनरल मतलब मिनरल साल्ट होंगे, और भी चीजें होंगी। ये बात हमने बताई क्या क्या चीजें थी। ये ब्लड प्लाज्मा से छन के आ जाती है। ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड में बचा क्या रहता है? तो ब्लड में बचा रहता है प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। और क्या बचा रहता है? तो ब्लड के सेल्स बचे रहते हैं। तो ब्लड से जो छनता है, तो ब्लड से आप जानते हैं ये सब चीजें छन जाती है, पानी, साल्ट, और क्या छनता है? अमीनो एसिड छन जाता है, यूरिया छन जाता है। लेकिन क्या नहीं छनता? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन नहीं छनता है। अब देखिएगा, छना हुआ रुधिर प्लाज्मा की तरह ही होता है, किंतु इसमें रुधिर कोशिकाएं और प्लाज्मा क्या होती है? अनुपस्थित होती है। जो छना हुआ रुधिर है, यहां से ये पूरी कहानी है, समझाने वाली चीज है। अगर वन लाइनर कराना होता तो केवल कह देते भैया ये 20 पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो पाठ पढ़ाना भी तो है, वो पढ़ाने वाली चीज है। ये क्वेश्चन कहां से आएगा हम ट्रिक कर देंगे। निस्यंदन के कारण रुधिर के बहुत अधिक लाभदायक पदार्थ जो होते हैं, कई के बाद जैसे ग्लूकोज छन गया, जैसे अमीनो एसिड छन गया, परंतु अब जैसे मान लीजिए अच्छी चीजें छन तो गई, तो इसका उपाय क्या है? छन गई, अब क्या करें? तो इसका उपाय यह है कि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब देखिएगा, अब जो छन लिए जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए छन गई, छनने के बाद हम क्या कर सकते हैं? पुनः अवशोषण करेंगे। अगर कोई अच्छी चीजें छन गई हैं तो उनका हम क्या करेंगे? पुनः अवशोषण करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। आइए तो इसको फिर से एक बार पूरी तरह से समझ लीजिए। देखिए, इस प्रकार के चयनात्मक निस्यंदन को, जिसमें कुछ पदार्थ छाने जाते हैं कुछ नहीं, उसको डायलिसिस कहते हैं। अब जैसे होता क्या है कि हमारा, मान लीजिए हमारा नहीं, आपका भी नहीं बता सकते, कोई व्यक्ति है जिसका किडनी फेल है, किडनी काम नहीं करता, तो उसको डायलिसिस कराना पड़ता है। तो उसके शरीर में यहाँ पर कोई 2 पॉइंट ढूंढे जाएंगे ब्लड के, और वहीं से ब्लड निकाला जाएगा, फिर ब्लड डाल दिया जाएगा। तो हमारे किडनी में क्या हो रहा था? छन रहा था और रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, दोनों हो रहा था। माने छनना और पुनः अवशोषण, 2 घटना हो रही थी। तो यहां पर जो डायलिसिस होती है वही कह रहा है, तो डायलिसिस में पुनः अवशोषण की घटना नहीं हो सकती है, तो वहां पे सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन होता है। जो चीजें चाहिए वही छन के आएंगी, बाकी चीजें नहीं छनेंगी। ठीक है, देखिए ये चैप्टर ये बता देगा कि किस लेवल तक पढ़ाना है। अगर आप इस लेवल तक नहीं समझ पाएंगे तो हम भी कट करके निकल लेंगे। ठीक है, बात समझिए। तो बस वही है, जैसा कहते हैं ना कि जैसा विचार होता है वैसा ही यहां से भी विचार या जो भी आदान प्रदान होगा उसी लेवल का होगा। द फिल्टर फ्लूइड, मैंने जो बात कही, छने हुए लिक्विड में क्या होता है? सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के जैसे ही होता है, लेकिन उसमें ना ब्लड की सेल्स कौन सी है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और कौन सी नहीं होता है? प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होते हैं, वो ब्लड में रहते। बाकी सारी चीजें छन के आ गई है। कह रहा है कि जो छना हुआ चीज है उसमें बेनिफिशियल सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, बेनिफिशियल सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। ठीक ना? तो उसीलिए इनको हम क्या करते हैं? इनको वापस ब्लड में लेने के लिए हम अगला स्टेप करते हैं। जिसकी किडनी खराब हो जाती है उनके में सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन करते हैं कि पुनः अवशोषण की घटना उनके में न हो पाए। हम जो चीजें चाहिए यूरिन में यूरिया चाहिए, साल्ट चाहिए, बस वही छानेंगे, बाकी चीज को नहीं छानेंगे। इसी प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? डायलिसिस कहते हैं। अब यहां पर देखिएगा, पुनः अवशोषण, बोमेन संपुट, आप जान रहे हैं बोमेन संपुट में छनने के बाद रुधिर नेफ्रॉन के बाहर मौजूद कोशिकाओं के जाल से होकर आगे जाता है। पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी। बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी। बोमेन कैप्सूल के बाद पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी। तो बोमेन कैप्सूल में छनने की प्रक्रिया जब हो गई, अब ब्लड आपका, अब छना हुआ जो पदार्थ है वो आगे जाएगा। तो नेफ्रॉन की विभिन्न नलिकाओं से गुजरते समय, पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप से गुजरते समय, हाँ,
गुजरते समय निस्यंदन में उपस्थित अनेक लाभदायक तत्वों को नलिकाओं के चारों ओर मौजूद रुधिर कोशिकाओं के द्वारा पुनः सोख कर रुधिर परिसंचरण में लौटा दिया जाता है। इसी क्रिया को पुनः अवशोषण कहते हैं। तो पीसीटी, डीसीटी और हेनले लूप के द्वारा जो छने हुए जो ज्यादा लाभदायक पदार्थ हैं उनको पुनः ब्लड में भेज दिया जाता है, उसको रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, और बाकी पदार्थ को यूरिन के रूप में आगे बढ़ा दिया जाता है। यानी जब उसको हटा देंगे तो यूरिन का निर्माण होगा। सुनिएगा, आफ्टर द फिल्टरिंग थ्रू द बोमेन्स कैप्सूल, सारे के सारे जो फिल्टर्ड सब्सटेंस है उनको हम क्या करेंगे, नेफ्रॉन के बाकी भाग में पहुंचा देंगे। while passing through the various tubules of the nephron, many of the beneficial element present in the filtrate, जो भी फिल्ट्रेट में मौजूद बेनिफिशियल एलिमेंट हैं वो ट्यूब्यूल यानी नेफ्रॉन के अगले भाग में रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचा दिए जाते हैं अराउंड द ट्यूब्यूल्स, जो नेफ्रॉन के चारों ओर उपस्थित होते हैं। इसी प्रक्रिया को रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। कहने का कुल मतलब दो है। पहली प्रक्रिया है फिल्ट्रेशन, जो बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में होती है। ब्लड आता है, वहां पे चीजें छन जाती हैं, छनने के बाद पता चलता है कि ज्यादा जरूरी चीजें छन गई हैं, तो उसमें से कुछ चीजों को ले लेते हैं और बाकी चीज यूरिन के तौर पर आगे बढ़ा दी जाती है। यानी पहली प्रोसेस फिल्ट्रेशन और दूसरी प्रोसेस रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन बोमेन कैप्सूल में हुआ, रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी में हुआ। पूरी तरह से चीजें क्लियर किया है हमने। यूरिन के बारे में सुन लीजिए। नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में रुधिर से छनकर आए जल और शेष उत्सर्जी पदार्थ के मिश्रण को ही यूरिन कहते हैं, मूत्र कहते हैं। और मनुष्य का जो यूरिन का रंग पीला होता है वो यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। सामान्यतः मानव यूरिन की अम्लीय प्रकृति का होता है, परंतु यूरिन का जो पीएच होता है वो अम्ल से क्षार तक होता है, 4.5 से 8.5 तक होता है। नेफ्रॉन का हिंदी नाम क्या होता है? हर्ष जी, कोटि कोटि प्रणाम है आपको, ठीक है। आज मत बोलिएगा प्लीज, नहीं तो 2-4 झापड़ अगर पास में रहते तो गिरा के मारते। पहले दिन ही बोले थे नेफ्रॉन को नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन को 2-3 सवाल आपने पूछे और सारे बिना सिर पांव के सवाल है, ठीक है। सवाल सार्थक होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम मतलब बिल्कुल सवाल सार्थक, मतलब क्या चल रहा है, नेफ्रॉन को क्या कहते हैं हिंदी में? ब्रिकाडू बोल दें, मैंने चाहते हैं आप बोले ब्रिकाडू बोलते हैं। नेफ्रॉन के अलावा पेपर, इसका मतलब यह है कि ना आप पेपर देख के आते हैं ना आप एग्जाम के लिए सीरियस है। अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस होते तो आप पेपर पढ़े होते। और पेपर में क्या आपने नेफ्रॉन की जगह पर किसी और नाम से सुना है क्या? कोई भी इस क्लास में सुना हो कि नेफ्रॉन के सवाल नेफ्रॉन के अलावा किसी और नाम से आए हो? आए हैं क्या? कभी आए हुए दिखे हो? यूरिन में 96% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। यूरिया कितना प्रतिशत? 2% यूरिया। साथ में प्रोटीन, वसा, शर्करा, बाकी जो चीजें हैं वो 1.3%। तो पहले यूरिक अम्ल लिख लीजिए, 0.5% यूरिक अम्ल। अब ये मत याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर से यूरिक अम्ल निकलता है। यूरिक एसिड होता है लेकिन कम होता है। हमारा मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। इसके अलावा क्या होता है हमारे शरीर में? तो जो भी वसा, शर्करा, कोलॉइड्स और प्रोटीन होते हैं वो होते हैं। तो शेष 1.3% जो शेष वर्ज्य पदार्थ हैं उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। शेष वर्ज्य पदार्थ है। अगर आपको पढ़ना होगा
तो आप यहाँ पर आके देख लीजिएगा क्या क्या है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फेट, फास्फेट, सीसा, अमोनिया, आर्सेनिक, आयोडीन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें, क्रिएटिनिन भी है इसमें, आप क्रिएटिनिन भी ले सकते हैं। क्रिएटिनिन हो गया, सोडियम हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारी चीजें इसमें ईटीसी के तौर पे पाई जाती है। ये जो भी कुछ लिखा है हम यहाँ पे लिखी हुई चीजों से ही लिखा है, आप घर पे खुद से लिख सकते हैं। यूरिन में जो गंध आती है वो यूरिया और अमोनिया की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? यूरिया और अमोनिया की वजह से आती है। ठीक है, यूरिया और अमोनिया की वजह से आती है। हाँ, वृक्क के कार्य, किडनी के कार्य क्या है? इंग्लिश वाले भाई देख लें, कह रहा है कि वाटर 96%, यूरिया 2% और आपका यूरिक एसिड 0.5%। बाकी चीजें जो होती हैं वो बाकी चीजें 1.3% है। इसमें क्रिएटिनिन जरूर याद रखिएगा, क्रिएटिनिन भी पाया जाता है। सोडियम प्रोटीन, जैसे किसी का किडनी खराब हो जाता है तो क्रिएटिनिन जांच किया जाता है, क्रिएटिनिन कितना है कि नहीं, क्रिएटिनिन भी छन रहा है, बन रहा है, ऐसा तो नहीं क्रिएटिनिन ज्यादा बनने लगा। क्रिएटिनिन का ज्यादा बनना ये आपके किडनी के खराब होने के तरफ बताता है। ठीक है, चलिए, और कह रहा है कि जो स्मेल है आपके यूरिन का वो अमोनिया के कारण और यूरिया के कारण दिखाई देता है। अब क्या होता है वृक्क के कार्य? तो अपशिष्ट पदार्थ को यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। यह रक्त में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का नियंत्रण करता है, यानी रक्त में एक तरह से रक्त के पीएच को नियंत्रित करता है। तीसरा काम, यह रुधिर में जल और लवण की मात्रा को, अगर पूरे दिन आप पानी न पिए तो आपको यूरिनेशन के दौरान, मिक्सचुरेशन के दौरान आपको जलन होगी। क्यों? क्योंकि आपने पानी कम पिया है तो यूरिन में पीएच जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हाईली एसिडिक पीएच पर यूरिनेशन में जलन होती है। ठीक है, तो यह रुधिर में जल और लवण की मात्रा को निश्चित करता है। ठीक ना, साथ में यह वर्णात्मक उत्सर्जन कर वृक्क शरीर की रासायनिक अखंडता को बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। तो ये सारे काम हमारे किडनी के। किडनी में पहला काम क्या था? पहला काम ये था कि यूरिन का फॉर्मेशन करना, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन करना। दूसरा काम क्या था? इट कंट्रोल हाइड्रोजन आयन, यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को कंट्रोल करता है, यानी पीएच को कंट्रोल करता है। तीसरा काम क्या? इट मेंटेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट, यह क्या करता है? मेंटेन करता है वाटर के फिक्स्ड अमाउंट को या साल्ट को ब्लड में, साल्ट इन द ब्लड। तो वाटर के अमाउंट को आपके शरीर में मेंटेन करेगा। 180 लीटर चीजें छनी है, 1.5 लीटर यूरिन बना, तो वाटर कितना होना चाहिए यूरिन में? ज्यादा पानी पीने पे जलन कम होता है, बाकी चीजें एनर्जी ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि पानी की कुछ मात्रा आपके ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में चली जाती है। ठीक ना, ओके, क्लियर? ठीक है। द किडनी हेल्प इन द मेंटेनिंग द केमिकल इंटीग्रिटी ऑफ द बॉडी बाय सेलेक्टिव एलिमिनेटिंग वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। तो किडनी क्या करता है कि जो भी आपके शरीर में जो रसायन हैं, जो केमिकल्स हैं, उनकी सेलेक्टिव मात्रा बनी रहे, उसको मेंटेन करने में काम करता है। अगर किडनी मान लीजिए यूरिन में ज्यादा अमोनिया निकलने लगे या कीटोन ग्रुप निकलने लगे, तो कीटो यूरिया, अमोनिया, कीटो अमोनिया की माने आपको डिजीज हो जाएगी कि क्या आपके शरीर में ज्यादा वर्ज्य पदार्थ के रूप में निकल रहा है। तो ये मेंटेन करने का काम किसका था? किडनी का था। तो कुछ पोषक तत्वों के अधिशेष भाग जैसे शर्करा है, अमीनो अम्ल है आदि का निष्कासन करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर से कुछ अमीनो अम्ल भी निकल जाता है, कुछ शर्करा भी उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, तो ये बात से ज्यादा जरूरी यहाँ पे एक पॉइंट है, पूछा जाता है किडनी के क्या कार्य नहीं है, उसमें एक ये भी कार्य लिख देता है, यह रक्त के प्रासरणी दाब और उसकी मात्रा का नियंत्रण करता है। यानी किडनी नो आपके, हाँ, किडनी का काम क्या है कि यह ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करता है। और किडनी के बारे में एक और बात सुनिए, अगर
हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ये किडनी को पता चल जाता है। और जब किडनी को पता चल जाता है तो वो बहुत ज्यादा आरबीसी का निर्माण करता है और इसके लिए वो एक एंजाइम बनाता है इरिथ्रोपोइटिन। तो पूछा जाता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, इरिथ्रोपोइटिन का उत्सर्जन कहां से होगा, इरिथ्रोपोइटिन एंजाइम का सिक्रेशन कौन करेगा, तो किडनी करेगा। तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर आरबीसी की मात्रा बढ़ा देना, ये काम भी किडनी का है। यानी जब हम पहाड़ पे जाएं, जब हम किसी ऊंचाई वाले जगह पे जाएं जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। और हाइपोक्सिया कंडीशन में इरिथ्रोपोइटिन एंजाइम क्या करता है, आरबीसी का निर्माण करता है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इरिथ्रोपोइटिन का निर्माण कहां होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने उत्सर्जन के पूरे टॉपिक को पढ़ लिया है। अब हम कुछ ऐसे चीजें हैं जो उत्सर्जन के तौर पर एक एक दो दो लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को हम अलग चैप्टर में पढ़ने वाले। जैसे लंग्स है, फेफड़ा दो प्रकार के गैसीय पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। अब जैसे एक बात समझिए, बहुत छोटी सी बात है। जैसे मनुष्य के तौर पर आपने पूरा यूरिन के बारे में पढ़ा। अगर हम आपसे पूछें कि हम एक मनुष्य, एक ह्यूमन पूरे दिन में कितना लीटर पानी पीता है, थोड़ा कमेंट करिए। मनुष्य ह्यूमन जो है एक दिन में कितना लीटर पानी, मनुष्य एक दिन में कितना लीटर पानी पीता है, कमेंट करिएगा। जयपाल जी, अब जब फालतू के माने फालतू का सवाल इस संदर्भ में है, हम पहुंचे हैं अभी किडनी में, किडनी में फिल्टर कर रहे हैं। ये गैसियस एक्सचेंज का सवाल रेस्पायरेशन का पूछ रहे हैं, रेस्पायरेशन में जाएंगे ये इलेक्ट्रिसिटी का सवाल पूछेंगे। कुछ ही देर पहले हाथ जोड़कर विनती किए, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ सवाल पूछिए। हाँ, तो क्या किसका जवाब दिया जाए न दिया जाए, ठीक है। क्या उचित है क्या मेरा गुस्से में बोलना, क्या मैं पहली क्लास में ही गुस्से में होता हूं तो दिन भर मेरा क्या स्थिति रहता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन के लिए अगर हम बात करें तो जैसा कि आप कमेंट सेक्शन में हम देख रहे हैं, कुछ लोग 12 लीटर भी पानी पी रहे हैं, कुछ लोग 3-4 लीटर, कुछ लोग 7 लीटर, मैक्सिमम लोग 6 लीटर जरूर लिखे हैं, कुछ लोग 5 लीटर, मतलब 5 लीटर से 6 लीटर तक पानी इंसान पीता है, 5 लीटर से 6 लीटर पानी पीता है। अच्छा अब बताओ यूरिन कितना हुआ, यूरिन का उत्सर्जन कितना हुआ, थोड़ा कमेंट करो। यूरिन का उत्सर्जन कितना हुआ, बताओ। यूरिन का उत्सर्जन कितना हुआ, 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर यूरिन का उत्सर्जन हुआ, तो 1.5 लीटर यूरिन का उत्सर्जन हुआ, कितना घटाओगे तो कितना बचेगा। इसको एक 6 लीटर की वैल्यू लिख देते हैं। दोनों के बीच में कितना बचा, 4.5 लीटर। 4.5 लीटर पानी पिया आपने, ग्रहण किया आपने, तो 4.5 लीटर, लीटर मतलब किलो के बराबर होता है। डेंसिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा किलो से, 1 किलो से पानी थोड़ा कम होता है। तो एक दिन में आपका वजन कितना बढ़ जाएगा, 4.5 लीटर। बढ़ता है क्या, बढ़ता तो नहीं। 4.5 लीटर से पानी गया कहाँ आपके शरीर में। अगर सवाल पूछना था तो ये पूछना था ना कि सर 1.5 लीटर यूरिन, 1.5 लीटर यूरिन के बारे में आप बता रहे हैं, 5 लीटर 6 लीटर पानी पीता हूं, बाकी पानी कहां जाता है। सार्थक सवाल इस तरह से बनते हैं ना कि सार्थक सवाल कि सर फेफड़े में, किस वाले फेफड़े में ऑक्सीजन छनेगा, किस में ये होगा, बताइए भैया क्या बनेगा। यूरोक्रोम वर्णक जो है बनता, यूरोक्रोम वर्णक की बनने की कहानी इसमें छोड़ दीजिए, ठीक नहीं। ये समझिए कि यूरोक्रोम वर्णक पाया जाता है, ठीक है। अब 4.5 लीटर पानी अगर कहीं और शरीर में है कि नहीं है, ये 4.5 लीटर पानी जो है आप दिन भर जो बोलते हैं, मुंह खोलते हैं, उसी माध्यम से या श्वास के माध्यम से या मुंह से
जलवाष्प के रूप में बाहर जाता है। किसके रूप में बाहर जाता है? जलवाष्प के रूप में। यही बात यहां पर बता रहे हैं कि फेफड़ा क्या करता है। तो फेफड़ा आपके शरीर में दो प्रकार के गैसीय पदार्थों का उत्सर्जन करता है। पहला पदार्थ क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा उत्सर्जन जलवाष्प का, जो बाकी के 4 लीटर बचे ना, उसका उत्सर्जन यहाँ पे होगा। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन हो गए, प्याज हो गए, कुछ मसाले हो गए, जो वाष्पशील घटक पाए जाते हैं, उसका भी उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा होता है। ठीक ना? उसका भी उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं। वही बात यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड का और किसका? वाटर का उत्सर्जन होता है। और जैसे गार्लिक और प्याज है, इसमें भी कुछ ऐसे हानिकारक कह रहे हैं, हानिकारक ही पदार्थ है जो गैस के तौर पे, ये भी फेफड़े से उत्सर्जित होती है, तो ब्लड के थ्रू जा रही होती है। ओके, अब आगे चलते हैं। एक आपके शरीर में त्वचा होता है। त्वचा में उपस्थित तैलीय ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां क्रमशः सीबम और पसीने का निर्माण करती है। तो हमारे शरीर में तैलीय ग्रंथियां होती हैं, पसीने की ग्रंथियां होती हैं। ये क्या करती हैं? पसीने का निर्माण कर रही होती है। तो इससे भी बहुत सारे साल्ट, उत्सर्जी पदार्थ पसीने के तौर पर भी उत्सर्जित होते हैं। ठीक ना? तौर पर भी उत्सर्जित होते हैं। और सीबम और पसीने से अनेक उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित हो जाते हैं, ठीक है। अगला है, स्किन के बारे में आपको बताया गया कि कौन कौन सी ग्लैंड होती है। ठीक है, यकृत के बारे में एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्लास से पहले पीडीएफ दे दीजिए सर, मिलाते हुए याद हो जाता है। अच्छा जी सर, गर्मी में लोग प्याज बहुत खाते हैं इसलिए होता है। ठीक है, सीबम कैसे होता है? सीबम मतलब पसीने जैसा ही है, वो उसमें आयल होता है। ऋतिक जयपाल है शायद, ये आयल उसमें पाया जाता है। ठीक है, हाँ। नित्यानंद जी का मैसेज है कि सर जी यूरिन फॉर्मेशन को कौन सा, डायरेक्ट कोई ग्लैंड तो नहीं उसको कंट्रोल करेगा, लेकिन फिर भी उसमें छोटे मोटे ग्लैंड का रोल है। ठीक है, बिल्कुल। किडनी डायरेक्ट किसी ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन लीवर के कंट्रोल में है। लीवर मतलब यूरिन, लीवर का मतलब जो यूरिया का निर्माण करता है। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक आपके शरीर में अगर अमीनो अम्ल और रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करती है, यानी अगर हमारे शरीर में जैसे अमीनो अम्ल है, आवश्यकता से अधिक प्रोटीन खा लिए, तो वो अमीनो अम्ल यूरिया में कौन बदलेगा? यकृत बदलेगा। ठीक ना? और जब बदल देगा यूरिया में, तो उसका उत्सर्जन में पार्ट लेना है। यानी यूरिया का रोल क्या हो गया? अधिक अमीनो अम्ल को भी यूरिया में बदलना, और अमोनिया को भी बदलना, और अमीनो अम्ल को भी बदलना। सुनो एक बात ध्यान से सुनो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि अमोनिया को भी यूरिया में बदलने का काम किसका है? लीवर का। और एक और बात हमने कहा, अमोनिया और अमीनो अम्ल अंतर है, दो बात ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अमोनिया, बस एक स्लाइड है, जिसको जाना है गणेश जी जा सकता है। ठीक है, अमोनिया और अमीनो अम्ल ऐसे पदार्थ हैं, जैसे अमोनिया तो यूरिया में बदला जाएगा, लेकिन अगर एक्स्ट्रा अमीनो अम्ल है तो उसको भी यूरिया में बदलते हैं। इसके अतिरिक्त यकृत और प्लीहा की जो कोशिकाएं होती हैं, लीवर और स्प्लीन की जो कोशिकाओं में टूट फूट होता है या आरबीसी विखंडित होती है, उसको भी परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, उसको भी परिवर्तित कर दिया जाता है। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम आप आए, बहुत सारा प्यार दिए, इतना सारा वो दिए। ठीक ना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बात यह है ना कि समय पे चीजें समाप्त भी करनी होती है। कल क्या पढ़ेंगे आप लोग? उत्सर्जन पढ़ेंगे या ब्लड पढ़े? उत्सर्जन कह रहे, कल श्वसन पढ़ेंगे या रुधिर परिसंचरण पढ़ेंगे? कल श्वसन पढ़ा दें, श्वसन से शुरू करें, फिर रुधिर परिसंचरण पढ़ेंगे। ठीक ना, यही लेकर चलें या पहले रुधिर पढ़ें? कल क्या पढ़ेंगे हम लोग? श्वसन पढ़ेंगे ना।
क्वेश्चन डाउट सेशन एक रखिए, ठीक है। डाउट सेशन, फिजिक्स का डाउट सेशन तो कल था, जो लोग फिजिक्स वाली क्लास में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, सब दिखेगा। कोई डाउट आपने भेजा है नासिर, कभी हमको डाउट भेजा है? जब डाउट भेजेंगे तो आपको भी डाउट दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको हमने गुस्से में डांटा हो उससे भी सॉरी, ठीक है। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था कि आपका दिन खराब करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहें, जबरदस्त रहें, आप मेरे हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत